राम राम भाइयों। आज कल क्लास नहीं हो पाई। कल मैं किसी काम से बाहर गया होता, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ गई मुझे भी। अब आज बात करते हैं भाई। 2 दिन हमारी लगातार हिस्ट्री क्लास हो चुकी है, तो अब सोच रहा हूँ काफ़ी दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए हैं, उससे ऊपर हो गए कि करंट क्लास नहीं हुई है। तो आज लेते हैं जो अब तक का थोड़ा बहुत करंट हुआ है वो। अब सीधी सीधी बात करते हुए सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कि हाँ भाई, क्या हुआ है क्या नहीं। केवल ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें बताऊंगा और जो कुछ बचेंगी वो आपको वैसे ग्रुप में, आपको पता ही है, ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अब बात करते हैं सबसे पहला सवाल। अब बात किया जाता है कि मैं सोच रहा हूँ अब इसी तरीके से जो आपके करंट अफेयर हो इसी तरीके से करें, ताकि आपके नोट्स बनाने में आपको प्रॉब्लम ना हो। कोई टॉपिक आपका जो जो है, केवल फैक्ट चीज़ आपकी नोट हो जाएगी उसमें। इस टाइप से ही पढ़ाऊँगा। अब बात करता हूँ सबसे पहले पहला सवाल। आपने जैसे देखा होगा भाई, अभी 10 तारीख का है। एशिया एशिया का सबसे बड़ी सौर परियोजना, अगर बात की जाए, अभी हमारे नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई को एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। कहाँ किया गया है? उसको नाम दिया गया है रीवा। उसको नाम दिया है रीवा। रीवा मध्य प्रदेश के अंदर आता है, आपको पता ही होगा। रीवा, अगर पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजना का नाम, तो रीवा सौर परियोजना है। ठीक है, इन्होंने 10 तारीख में आपको बताया वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। ये आपका सिंपल सवाल है भाई, हाँ कैसे हुआ। अब इसके बारे में जो सवाल पूछा जाता है लगभग कि क्या सवाल है क्या नहीं। सबसे पहला जो सवाल इसका आता है, सौर जो आपका सौर परियोजना बनी है ये कितने मेगावाट की बिजली इस्तेमाल करेगी। अगर ये बात की जाए तो ये 750 मेगावाट। ठीक है, अगर बात की जाए ये कितनी बिजली उत्पादित करेगी, तो ये 750 मेगावाट बिजली उत्पादित करेगी। ठीक, स्थिति आपको ये रही। स्थिति मैंने आपकी हाँ बताई भी है, रीवा है। अगर पूरी डीपली स्थिति पता हो तो डीपली में, अगर जो रीवा जिला है, रीवा जिला का मुख्यालय रीवा में ही, उससे 25 किलोमीटर दूर एक गुड़, ठीक है, उससे 25 किलोमीटर दूर एक गुड़ नामक स्थान है। ठीक है, वहाँ ज़मीन पड़ी हुई थी गवर्नमेंट की, तो वहाँ 1590 एकड़, ठीक है, 1590 एकड़ की ज़मीन में ये आपका सौर प्लांट फैला हुआ है। जो सौर ऊर्जा का पैनल लगे हैं वे 1590 एकड़ में फैले हुए हैं। ठीक, इसके बाद ये चीज़ आपकी हुई। एक पॉइंट अगर इसके बाद पूछता है कि जो मैं कट्टू कटी है, किस किस ने मिलकर ये तैयार किया। भाई किस किस ने मिलकर तैयार किया, वो ये भी चीज़ है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने, और भारत सौर ऊर्जा निगम, भारत की सौर ऊर्जा निगम का, दोनों ने मिलकर, साथ मिलकर ये संयंत्र लगाया है। या बात कीजिए ये परियोजना की शुरुआत की है। इसमें लगभग 4,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। ठीक है, 4,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। और ये 4,000 करोड़ रुपए आपको वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से मिल रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने लगभग आपके 30,000, नो सॉरी 3,000 करोड़ आपके वर्ल्ड बैंक से मिलेंगे ये। ठीक है, एज ए लोन। ठीक है, लोन के लिए मंजूरी मिली है। अब इसके अंदर भाई जो हमने बिजली पैदा करेंगे वो बिजली का क्या इस्तेमाल होगा क्या नहीं होगा, उसके बारे में अगर बात की जाए, तो जो बिजली का इस्तेमाल होना है, आपको बता दूं कि 100%, जैसे हमने 750 मेगावाट बिजली उत्पादित की, उसमें से 24% बिजली, उसमें से 24% बिजली तो कहाँ जाएगी, आपकी दिल्ली मेट्रो को दी जाएगी। और बाकी की 76% जो बिजली बची वो मध्य प्रदेश अपने घरेलू इस्तेमाल में ला सकता है। ठीक है, इससे तो वही है, मध्य प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी, ये चीज़ हो गई। इसके अंदर एक चीज़ है, कहता हूँ हाँ भाई, जो परियोजना है इसमें 3 यूनिट बनाई गई है, 250 मेगावाट की 3 यूनिट। अगर सवाल यही पूछ लेता है, रीवा हाल ही में शुरू की गई रीवा परियोजना, रीवा सौर परियोजना में कितने यूनिट है, तो कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है, 250 मेगावाट की यूनिट है। टोटल मिला के 750 मेगावाट का वो संयंत्र बनाया गया है। ये आपका चीज़ हो गई।
आपका मध्य प्रदेश का ये चीज़ आपके, ठीक है, आपका इतना ही है। पहला सवाल आपका ये, इससे तो हूँ थोड़ा भाई लिखने में मुझे आसानी है, मैं लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ने की, और कम समय में ज़्यादा काम हो जाएगा, इसलिए इस तरीके से करंट अफेयर की सोच रहा हूँ करने की। बाकी आप सब बताना कि हाँ भाई इसी तरीके से करो या वही लिख, जैसे भी उल्टा सीधा लिखा जाता है या उसी तरीके से। अब अगला सवाल आपका, ठीक है, आपका ये सवाल थोड़ा सा ज़रूरी भी आता है। 2019 में बात की जाए, 2019 सबसे खराब सालों में से एक रहा है। इस साल कोरोना तो आया आया, प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत आई, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं आग लग गई, जंगलों में आग लग गई थी आपके ऑस्ट्रेलिया में, आपको पता ही होगा शुरुआत में स्टार्टिंग में ही। फिर आपकी बाढ़ भी आ गई, ये भूकंप आ रहे हैं, कोरोना आ रहे हैं, और कई इस साल कई आपकी मशहूर हस्तियों की मृत्यु भी होती जा रही है। जैसा आपका सरोज खान की अभी हाल में मृत्यु हुई, सुशांत सिंह राजपूत की हो गई, आपके इरफान खान की हो गई, ठीक है। ये ऐसे कई मशहूर कलाकार रहे हैं जिनकी अभी हाल निधन हो चुका है, ठीक। एक जैसे आपका संगीतकार थे वाजिद खान, उनकी मृत्यु हो गई। इसी तरीके से आपका एक एक्टर है, सॉरी एक्टर है नहीं, एक्टर थे और बहुत जाने माना उम्दा एक्टर थे, जिसे आप नाम से भी जानते होंगे, मैं लिखा है शोले मूवी के सुरमा भोपाली, ठीक है। जब आपने वो मूवी देखी हो तो जब वे जेल तोड़ कर भाग के आते हैं पैसे लेने के लिए, कौन कौन, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र, तो वो अपनी कहानी सुना सुना के बच्चों अपनी सुन के हमने जे वीरू को कैसे पकड़ा हुआ है, नाम सुरमा भोपाली, ठीक है। तो उसके बारे में है कि उनकी हाल ही में आपकी 8 जुलाई, ठीक है, 8 जुलाई सन 2020 में, अभी मतलब अभी जो उनका जगदीप जी, ठीक है, उनके जगदीप उनका वैसा रियल नेम नहीं था, जगदीप नाम उनका, बॉलीवुड में उन्होंने अपना नाम रखा था जगदीप। एक आपके कॉमेडियन थे, एक्ट्रेस, एक्टर तो थे, एक्ट्रेस कह रहा हूँ, एक्टर थे, बहुत अच्छे उम्दा एक्टर थे, आपने देखा भी होगा, कई मूवीज़ में देखा होगा इनको। उनकी मृत्यु हो गई है, कुछ अपने बीमारी के चलते हुई है, उम्र हो रही थी 81 वर्ष के आपको बताया गया, मैंने लिखा है ये 81 वर्ष की उनकी आयु हो चुकी थी। 400 से ज़्यादा उन्होंने फिल्में की हुई है। ये भी इनका जो जन्म हुआ था ये नॉर्मली आपका सेंट्रल प्रोविज़न में हुआ था। सेंट्रल प्रोविज़न आपका आज का मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ये चाहे आपको डेट इनकी जन्म तिथि याद करना करो मत करो, आपकी इच्छा है, कोई इतना नहीं है, बस फिर भी मैंने लिख दिया है 29 मार्च 1947 में इनका जन्म हुआ। बस हाँ, इनका जैसे आपका सरोज खान, सरोज खान का रियल नेम आपका अलग था। इनमें बॉलीवुड में बहुत चलन था पहले या आज भी है कि एंट्री करते समय अपना नाम चेंज करते हैं, रियल नेम कोई नहीं दिखाता, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जगदीप जी का जो जैसे सरोज खान जी ने अपना नाम रखा, रियल नेम था उनका निर्मला, पर एंट्री उनकी सरोज के नाम से। ऐसे ही जगदीश जी का नाम था सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी। इनका जो रियल नेम था सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी, इनका रियल नेम था, पर इन्होंने जो बॉलीवुड में एंट्री की है वो जगदीप नाम से की थी, ठीक है। अब इनके बारे में अगर बात की जाए, भाई जगदीप जी के बाद कैसे भारत आए, बंटवारा हुआ, जैसे हमारे देश का बंटवारा होता है, बंटवारे के समय ये अपना कहाँ जाते हैं, इनका पूरा परिवार भारत आ जाता है। भारत आने के बाद इन्होंने अपना थोड़ा बहुत जैसे भी अपनी कठिन स्थितियों में जैसे भी इसने कुछ, वो सॉरी भारत का तो सरोज जी का था, ये मध्य प्रदेश से कठिन से मुंबई आ जाता है। मैं सरोज खान के बारे में बताने लगा था कि वे भारत आ गए अपनी उसकी स्थिति की वजह से, सॉरी इस चीज़ के लिए। इन्होंने भाई पैसे कमाने के लिए इनकी माँ इन्हें लेकर आ गई, क्योंकि इनके जो पिता थे, पिता की इनकी बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी, छोटी उम्र में ही थे ये, तो इनकी माँ लेकर आ गई। अब इनके करियर की शुरुआत इन्होंने वहीं चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे की थी। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर के बाद इन्होंने अपनी पहली मूवी, अब बात करता हूँ, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की पहली मूवी थी इनकी अफसाना, ठीक है। ये इनकी मूवीज़ हैं कुछ जो जो खास खास मूवी है इनकी, जो अब बात की जाए
अफसाना 1951 में एक मूवी आई जो इनकी पहली मूवी थी, और जिसका बी आर चोपड़ा ने जिसका निर्देशन डायरेक्ट की थी। ठीक, इसके बाद 1953 में एक मूवी आई इनके जिसमें बिमल रॉय, जो मूवी इतनी अच्छी खासी चली नहीं थी ना, इनका इतना बड़ा रोल था, कुछ मिनटों का इनका रोल था उसमें, कुछ टाइम का इनका रोल था। 1953 में आई थी, उसमें लल्लू लाल, वो लालू उस्ताद एक जूता पुलिस वाला आदमी था, उसकी इन्होंने भूमिका निभाई। फिर 1975 में शोले आई, जिसमें आपका सूरमा भोपाली जो सबसे ज़्यादा फेमस इनका कैरेक्टर रहा है आज तक। फिर एक पुराना मंदिर का ये किताब में एक जगह इनके बारे में पढ़ा था, वो पुराना मंदिर की जगह पुराण मंदिर दे रखा था किताब में, तो पुराना मंदिर था किताब कह रहा, सॉरी, वेबसाइट्स पे। तो पुराण मंदिर एक आई जो इनकी हॉरर मूवी थी। इसके बाद अंदाज अपना अपना आपने देखा होगा, कि जिसमें आमिर खान और सलमान खान का एक बहुत कॉमेडी मूवी थी, आपने देखी होगी सभी ने। उस जिसमें आपने सबसे फेवरेट जो कैरेक्टर रहा था मेरा था, जो मेरा पर्सनल फेवरेट था, वो था आपका शक्ति कपूर का जो क्राइम मास्टर गोगो, आपने देखी हो, जिसमें वो आंखें निकाल के गोटियाँ खेलता हूँ जैसा, ऐसे डायलॉग बोलते हैं कुछ। अब उसमें जो इसका स्टार्टिंग, इनका रोल बहुत छोटा था, जो स्टार्टिंग जो मूवी स्टार्ट होती है तो उसमें सलमान खान के पिता का रोल निभाते हैं ये आपके। और अभी इनकी हाल में जो इनकी आखिरी मूवी आई थी, वो आखिरी मूवी आई है मस्ती नहीं सस्ती, 2017 में आई थी इनकी जो आखिरी मूवी थी। इसमें कई आपके जो आपके कॉमेडिस्ट हैं, ठीक है, जो कॉमेडियन है उनके थे, जैसे आपका सबसे महा देखा जाए आज के टाइम पर जॉनी लीवर उनके साथ, मतलब जो जो अच्छे अच्छे कॉमेडियन थे उनसे मिली हुई ये एक मूवी थी, पुराने टाइम के जो थे अच्छी थी। तो ये आखिरी इनकी मूवी थी, अब इनका देहांत हो गया है। अब देख भाई, इसी तरीके से इसमें क्या ना, बॉलीवुड में भारतीय सिनेमा जगत में एक शोक की लहर ज़्यादा फैली हुई है। अभी एक हाल में और न्यूज़ आ रही है कि अमिताभ बच्चन को कोरोना हो गया है, उनके बेटे को, बहू को, और उनकी पोती को भी कोरोना पॉजिटिव है। तो अब उसके चलते कि दुआ करें कि एक शॉकिंग न्यूज़ और ना आ जाए, पर कह रहे हैं कि उनको हालत में काफ़ी सुधार है अमिताभ जी की, और बाकी देखते हैं जैसे भी होगा। अब इससे हम जगदीप जी के से आगे बढ़ते हैं। जगदीप जी के बाद मैं इस पॉइंट के बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस आप इसको क्या करना भाई, आप इसको पॉज कर करके आप अगर नोट करना चाहते हो नोट कर लेना, देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो तो वैसे कर लेना, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि जो हमारी इंडियन आर्मी है, भारतीय सेना ने, जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री ने 59 चाइनीज़ ऐपों पर बैन लगाया है, कि भाई अभी हमारी गलवान घाटी में तनाव की स्थिति चल रही थी, लद्दाख में तनाव की स्थिति, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपका वो बैन लगा है। उसी तरीके से बात की जाए, आपकी जो भारतीय सेना ने भी इसमें अभी एक वो जारी किया है, लिस्ट जारी किया है, 89 ऐप्स की, 89 ऐपों की एक लिस्ट जारी की है, और उसे जारी किया है जो भी आर्मी के अफसर होंगे, ठीक है, आर्मी के अफसर या आर्मी के लिए काम करने वाले जितने भी आपके जवान होंगे, उन सभी जवानों को निर्देश दिया गया है कि ये 89 ऐप उनके मोबाइल फ़ोन में ना मिले, ठीक है। ये कहा जाता है कि तब ये आपकी इंफॉर्मेशन लीक करने के लिए, सूचना जो आपकी होते हैं इंफॉर्मेशन लीकेज से बचाने के लिए की गई है, कि इनका सर्वर इतना लाइट है, कुछ तो इसमें चाइनीज़ है, ठीक है, काफ़ी इसमें चाइनीज़ है, कुछ इंडियन भी है, कि इनमें कहा जाता है कि तो इनका सर्वर थोड़ा वीक है, इनका जो सिक्योरिटी पैचअप है वो इनका अच्छा नहीं है, तो सूचना लीक करने की ज़्यादा चांसेस होती है। इनके इंटरफेस में आपका डाटा सेव हो जाता है, ठीक है, वेबसाइट के आपके या इन ऐप के जो मेन इंटरफेस है उसमें आपका डाटा ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, जिसका कोई भी आप मिसयूज़ कर सकता है। तो इस वजह से इसका बंद किया है। इसमें आपको कुछ जैसे चुनिंदा ऐप बता रहा हूँ, और बाकी आपको अगर लिखनी हो तो वैसे लिख लेना जो आपने जानी मानी होगी, ठीक। सबसे पहले आपका एक आती है वी चैट,
वी चैट आपका, ये आपको पता है मैसेजिंग ऐप है। वी चैट हो गई आपकी, हेलो बंद हो गई, ठीक है। हेलो के बाद आपका शेयर चैट हो गया, ठीक है। हेलो शेयर चैट हो गया, वीबर, लाइन, आईएमओ, और ये हाइक। जो ये हाइक है ये इंडियन ऐप है, पर फिर भी इसको बैन किया गया है, ठीक। वीडियो होस्टिंग जितनी ऐप है, टिकटॉक हो गया, लाइक हो गया, समोसा हो गया, कवाली हो गया, शेयरिंग ऐप जेंडर, शेयरिट, जैपिया, ब्राउज़र यूसी वाले, जो दोनों यूसी मिनी और यूसी ब्राउज़र, ठीक। अगर आप हाँ नॉर्मली आप इंडियन ब्राउज़र बहुत काफ़ी इस्तेमाल कर रहे थे, तो इससे अच्छा भाई आप यूसी कीजिएंगे, आप इस्तेमाल कर सकते हो ओपरा मिनी। ओपरा इंडियन ऐप है और अच्छी ऐप है, यूसी से तो अच्छी ही है, ठीक है। वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग हो गया, आपने देखा होगा लाइव, बिंगो लाइव, जूम, फास्ट लाइव, वीमेट, वीगो वीडियो, ये कैम स्कैनर बंद हो गया है। ट्रू कॉलर, ब्यूटी प्लस, ये आपके इंडियन ऐप ने बंद की है, इंडियन उसने बंद किया है आर्मी ने। पबजी गेम, जो भारतीय, अब बात की जाए भारतीय गवर्नमेंट ने इस पबजी गेम को छोड़ दिया था, पर इंडियन आर्मी ने अपने उनके लिए उनका भाई तुम जब असली बंदूकों से खेलने वाले आदमी हो, नकली बंदूकों से क्यों खेल रहे हो, तो उन्होंने पबजी भी बंद कर दिया है। ठीक है। जैसा कुछ पबजी प्लेयर हैं भाई, उनमें से छोटे से मोटे से हम भी हैं, अगर ये बंद हो जाता तो टाइम पास कैसे होता, वो चीज़ है। लॉकडाउन में बहुत का सहारा बनाया है पबजी, ठीक है। ऐसे ही ये तो जो पबजी की मेन अगर बात की जाए, पबजी का एक वो कंपनी है, आपने पबजी अगर आप खेलते होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। टेंसेंट, ठीक है। टेंसेंट एक कंपनी है जिसने तो ये बनाया है पबजी मोबाइल, उसमें एक पार्टनरशिप है। तो इस टेंसेंट के जितने भी गेम्स होंगे सब पर बैन लगाया है इंडियन आर्मी ने, ठीक है। तो एक पबजी बड़ा गेम है इसलिए वैसे, और जितने भी इनके गेम है कोई भी गेम नहीं चलना है। फिर क्लब फैक्ट्री, अलीबाबा, चाइनीज़ के जितने भी आपके शिपिंग वो हो गए, मतलब शॉपिंग की जितनी भी वेबसाइट हैं सारी वे आपकी वे बंद हो गई। फिर डिजिटल ऐप टिंडर, ये हो गई आपका, जो टिंडर आपका ज़्यादा चलता है टिंडर हो गया, इसके बाद इतनी कोई है नहीं। एंटीवायरस में 36 सिक्योरिटी ज़्यादातर मोबाइल में पाई जाती है। फेसबुक भी बंद कर दिया है, इंस्टाग्राम बंद किया है, स्नैपचैट बंद किया है, डेली न्यूज़, ये आपका ये म्यूज़िक में हंगामा, सॉन्ग पी के, ये आपकी इतनी ये हैं जो आप इसका अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, ठीक है। ये या पॉज करके आप इनको लिख भी सकते हैं आराम से, ठीक है। वैसे इतनी नहीं पूछने का, बस वही है कि नंबर ही पूछेगा कितनी ऐप ये बैन की है, ठीक। अब इसके बाद ये आपका सवाल हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, ये आता है अगला सवाल आपका, जिसमें नाम आता है आपका जी आकाश, ठीक है। इनका पूरा नाम मैंने भी नहीं देखा, बस वही था जहाँ भी आया जी आकाश नाम आया है। ये इन्होंने हमारे देश को, देश में एक शतरंज में होता है सबसे बड़ा, बात की जाए शतरंज में एक सबसे बड़ा पद है ग्रैंड मास्टर, ठीक है। जैसे आपका मास्टर ब्लास्टर होता है वैसे होता है, तो एक ग्रैंड मास्टर होता है। ग्रैंड मास्टर आपका शतरंज में एक बहुत बड़ा ओहदा माना जाता है, एक उपलब्धि माना जाती है। तो हमारे भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर बने हैं ये जी आकाश, चेन्नई तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और इन्होंने जो पूर्व नेशनल चैंपियन है, इनके जो कोच थे वे के विश्वेश्वरन इनके पूर्व कोच हैं, इनको जिन्होंने शतरंज खेलना सिखाया, तो ग्रैंड मास्टर ही बने हैं। अब ग्रैंड मास्टर जो मिलता है, ग्रैंड मास्टर जो बनता है वो फीडा या फीड, FID फीड, एक फीड रेटिंग होती है। फीड इसके तहत जो आपकी रेटिंग आती है, अगर इतनी रेटिंग आप करते हो तो आपको ग्रैंड मास्टर का वो मिलता है। तो इसकी फीड की अगर बात की जाए तो सीधा सीधा आपका कहोगे इंटरनेट भाई, एक रूस की आपकी, रसिया की आपकी एक एजेंसी है, रसिया इसका हेडक्वार्टर है, मेन ओरिजिनल इसका रसिया है। तो इसका जो नाम है वो इसी टाइप से बना हुआ है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी चेसा, चेसा। तो ये इस टाइप से, अगर पर इंग्लिश ट्रांसलेट में इसका वही है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, ठीक।
इसकी आप बात की जाए, या तो ये सवाल पूछता है जी आकाश कौन है, ग्रैंड मास्टर बने अभी, तमिलनाडु से संबंधित है, या हाल ही में भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर बनने वाले जी आकाश किस राज्य से संबंधित रखते हैं, ये सवाल पूछ सकता है। फीडा से संबंधित पूछ सकता है, फीडा की स्थापना कब हुई, 1924 में हुई, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, ल्यूसाने में है, और इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये सवाल पूछ सकता है। तो इसका है अर्काडी अर्काडी डोवोकोविच डवोरकोविच इसका अर्काडी डवोरकोविच इसका वर्तमान अध्यक्ष है। ठीक, ये आपका एक सवाल ये होता है। इससे अगला आपका सवाल ये है कि हमारे अभी राजनाथ सिंह जी ने, जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर में अभी 6 पुलों की उद्घाटन किया है। ठीक है, जो 6 पुल बनाए गए हैं आपके लद्दाख एरिया की साइड, आपके ज़्यादातर पुल बनाए गए हैं ये। ठीक है, ताकि हमारे सेना को ज़्यादा सुविधाएं प्रदान हो सके। ठीक, तो ये चीज़ हो रही है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात क्या आती है कि भाई ये जो 6 पुल बने हैं, ठीक है, ये 6 पुल बने हैं, ये बनाने वाला कौन, आपका जितनी भी बॉर्डर के पास जितने भी आपके पुल बनाए जाते हैं वे आपकी यही संस्था बनाई जाती है, ब्रो। ठीक है, आजकल नॉर्मली होता हूँ एक ट्रेंड चल रहा है ब्रो, ब्रो किस कहते हैं भाई के ऊपर, ये ब्रो वो नहीं है, इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसकी ओरिजिनल फॉर्म है। ठीक, तो ये आपका इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में है, स्थापना इसकी 7 मई 1960 में हुई थी, और इसका वर्तमान अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह है। यही आपके जितने भी आपके बॉर्डर्स के पास रोड बनाई जाती है वो आपके यही बनाई जाती है, वो ये नहीं है कि तुम कोई प्राइवेट संस्था बनाइए, गवर्नमेंट संस्था ही बनाती है बॉर्डर के पास। ऐसे नहीं कि आपके पास कहीं किसी को ठेका छोड़ दिया कि वो उसे प्राइवेट कंपनी को हमने ठेका दे दिया, जैसे अभी हमारे पास है दिल्ली सहारनपुर हाईवे बनने लग रहा है, तो ये प्राइवेट कंपनी को ठेका छोड़ रखा है, ऐसे नहीं हो सकता। ये आपका बॉर्डर के पास केवल आपकी गवर्नमेंट की यही बनाएगी। अब जो इसमें 6 पुल बनाने में खर्चा है, लगभग 43 करोड़ रुपए का खर्चा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही इसका उद्घाटन किया है ये राजनाथ सिंह जी ने, हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, ये आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, देश के रक्षा मंत्री है ये। आप चाहे इन चीज़ों को आप छोड़ दो कि 4 पुल कहाँ सेक्टर है, किस सेक्टर में, वो चीज़ नहीं है। मेन बस आपका यही है कि इन्होंने क्या काम किया है कि जो ये पुल चले हैं, ये पुलों से आपके एक गांव आता है। ठीक है, एक गांव का नाम आपको बता, गांव नहीं, एक गांव नहीं है, काफ़ी गांव है वैसे तो। ठीक है, वो गांव इसलिए वो उस चीज़ का नाम आ रहा है वो गांव का कि 1980 के बाद 1980 में वहाँ की हालत इतनी ख़राब, मतलब जो सड़कें थी वो सड़कें इतनी टूट गई, टूटने के बाद तो वहाँ से 1980 से वहाँ से आने जाने का परिवहन ख़त्म, बस सेवाएं बिल्कुल ठप, लोग बाग अपना पैदल आए, अपने खच्चरों पे आए, कैसे भी आए, पर वहाँ जो आपका ट्रांसपोर्ट सर्विस थी वो ट्रांसपोर्ट वहाँ बंद हो गई थी 1980 से। 1980 तक वहाँ ट्रांसपोर्ट था ही नहीं, 1980 से, उससे पहले था, पर वहाँ से सड़कें वड़कें ख़राब हुई, ऊपर से पानी आ जाता है पहाड़ों पर से, वो सड़कें जो थी वो टूट गई, रास्ते और ख़राब हो गए। तो आपका वो जगह का नाम क्या है, वो आपका आता है एक रास्ता है तो सांबा, वही गब्बर शोले वाला सांबा, कितने आदमी, सांबा कठुआ। ठीक है, सांबा कठुआ ओल्ड मार्ग या पुराना रास्ता। ठीक है, ये आपका रास्ता है। इस रास्ते पर अब दोबारा से 1980 के बाद अब जाकर यहाँ दोबारा से आपकी बस परिवहन सेवा दोबारा से स्टार्ट हुई है। वहाँ से लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी, और आपकी इंडियन आर्मी को वैसे भी आपकी चीनी सीमाओं पर आपको नज़र रखने में आपकी ज़्यादा आसानी होगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गोला बारूद आपके वहाँ से सुरक्षा, ज़्यादा सिपाही वहाँ जल्दी से जल्दी हम पहुँचा सकें, इससे भी हमें बहुत फ़ायदा होगा। अब एक ये सवाल है, अभी आपने ये सुना होगा, नेपाल तो कहना अभी फ़िलहाल में बैठा है चाइना की गोद में बैठा है, बच्चे की तरह खेल रहा है बढ़िया। तो नेपाल ने एक काम और किया है, जो नेपाल में वहाँ ओली सरकार है, ठीक है, ये ओली सरकार है वहाँ, तो नेपाल के उसने क्या किया है आपका
डीडी नेशनल छोड़कर, आपका जो डीडी न्यूज़ आता है, डीडी न्यूज़ को छोड़कर भारत के जितने भी प्राइवेट चैनल आपके नेपाल में चलाए जाते हैं, केवल न्यूज़ चैनल्स, ठीक है, केवल न्यूज़ चैनल जितने भी भारत के वहाँ चलाए जाते थे उन सभी पर बैन लगा दिया है, सभी पाबंदित कर दिए। अब ये आपका 9 जुलाई का काम हुआ है, 9 जुलाई को हुआ था आपका। अब ये इन्होंने यहाँ बात इन्होंने अपना रीज़न दिया है कि जो भारत के प्राइवेट चैनल है, ठीक है, भारत के प्राइवेट चैनल है, ये हमारे देश की मतलब नेपाल की राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, हमारे देश के बारे में गलत गलत खबरें दिखा रहे हैं, और जो कि सच भी था। आपके अपने आपको पता ही होगा, आपको खुद मालूम होगा हमारे देश के न्यूज़ चैनल कैसे हैं। राई का पहाड़ बनाना सबसे आसानी से जानते हैं। तो वही बात है कि एक बात को खींच खींच कर दूसरे देशों को, आधा युद्ध तो आपने देखा ही होगा, अभी गलवान घाटी का ये चल रहा था, तो न्यूज़ चैनलों ने आधा तो युद्ध वैसे ही जिता दिया बातों बातों में कि भारत की शक्ति इतनी है, भारत के पास ये मिसाइल, भारत के पास वो, इनके पास ये नहीं है, हमारे पास इतनी सेना है, वो चीज़ करके आपने खुद नोटिस ये क्या हुआ। तो उसमें उनकी भी गलती नहीं है। अगर कोई देश का चैनल अगर बात करते हैं, जैसे हम आप नेपाल का या चाइना का चैनल लो, हमारे देश में चल रहा है और उस चैनल पे भारत की बुराई की जा रही हो, लोग उसको देखते हो, तो आपके वही बात है, एक राष्ट्रीय एकता को थोड़ा बहुत खतरा होता है। उनका भी एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू उनके लिए ठीक है, पर हमारे लिए भी हमें दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है, इस वजह से ये हुआ है। बस आपको ये है, दूरदर्शन को छोड़कर सभी से चैनल हमने बंद कर दिए हैं, केवल राष्ट्रीय जो आपकी कि नेपाल के बारे में बुरा भला कह रहे हैं, इस वजह से। ठीक, अभी ये स्टार्टअप नीति चलाई है, ये यूपी सरकार ने, अपनी यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्टअप नीति चलाई है। स्टार्टअप नीति क्या है कि नए रोजगार को बढ़ावा देना, ठीक है, हम किस तरीके से नए रोजगार को बढ़ावा देना है, ये चीज़ आपकी अभी यूपी सरकार ने लॉन्च की है, 8 जुलाई को की है आपकी। अब इसमें इसका उद्देश्य आपके 75 ज़िले हैं, 75 ज़िलों में 100 के ये इनक्यूबेटरों की स्थापना है, मतलब ये आपकी 100 केंद्र स्थापित किए जाएंगे, 100 सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जहाँ से आपको प्रॉपर अगर कोई काम इकट्ठ करना चाहता है, कोई नया काम जोड़ना चाहता है, स्टार्टअप मतलब कोई शुरुआत करना चाहता है किसी नए काम की, तो उसको यहाँ से इन स्टार्टअप नीति के तहत आपको इन सेंटरों से मदद मिलेगी, ठीक है। तो भाई इसमें कहा गया है, जो आपके सीएम योगीनाथ है, योगीनाथ ने कहा भी है कि इस जो नीति आएगी, इससे नीति से सीधा सीधा 50,000 तो आपको डायरेक्ट प्लेसमेंट मिलेगी, ठीक है भाई, गए वहाँ से आपको जॉब मिल गई, और इनके अलावा 1 लाख आपको स्वरोजगार, मतलब 1 लाख लोग अपने खुद का काम जोड़ेंगे, कुछ करेंगे, इस टाइप से इन्होंने काम किया है। एक इसके बारे में आपको कुछ नहीं, बस आपको याद रखना है भाई, स्टार्टअप नीति आपकी आई है, स्टार्टअप नीति आपकी लॉन्च की है, ठीक है, उत्तर प्रदेश ने यूपी स्टार्टअप नीति, ठीक। ये आपका जो पैसे वैसे आएगा, एक आई स्टार्टअप फंड लॉन्च किया था 20 मई 2020 में, आपके सीएम योगी आदित्य योगीनाथ ने, ठीक है। तो उन्होंने ये आपका इसका क्या था, ताकि जो सिडबी बैंक के तहत होता है, सिडबी बैंक आपका केंद्रीकृत बैंक है, आपका स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, इसका हेडक्वार्टर आपका लखनऊ में ही है। तो ये आपको स्टार्टअप के लिए लोन देता है, ठीक है, लोन देने का काम आपका ये करता है कि आपको उन्हें काम जोड़ना है, तो सिडबी आपका उत्तर प्रदेश वालों को लोन दे देगा। अब इसके बारे में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको बस ये देखना है, स्टार्टअप नीति कब आई, 8 जुलाई को ये चीज़ हुई। इसके तहत आपका जो पुरानी स्टार्टअप नीति आई थी, नई पुरानी स्टार्टअप नीति आई थी, वो आपकी कब आई थी, ये चीज़ सवाल पूछ सकता है। तो जो पुरानी स्टार्टअप नीति आई थी वो आपके सन 2017 में आई थी, ठीक है, 2017 में आई थी। अब 3 साल बाद इसकी दोबारा से इसे लागू किया गया है, किस रीज़न की वजह से, क्योंकि इसका विस्तार किया गया। पहले केवल हम इसे टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही इस काम कर रखे थे, जो 2017 में स्टार्टअप नीति आई थी, ठीक, उसमें केवल टेक्नोलॉजी सेक्टर को हमने जोड़ा था। पर जो अब इस साल आई है, इस साल मतलब जो नई आई है, इसमें हमने सभी क्षेत्रों को बराबर का हक दिया, बराबर का, आपका डॉक्टर लाइन होगी, चिकित्सा, आपका फार्मिंग हो गया, एग्रीकल्चर का हो गया, खादी हो गया, शिक्षा, परिवहन, पर्यटन,
मतलब जितना हम इसका विस्तार कर सकते थे हमने इसका उतना विस्तार किया है। और इसका उद्देश्य यही है कि ये कार्य मैं यहाँ भी लिख रखा है, यह नीति एक सक्षम कारोबारी परिवेश को बढ़ावा देगी और उत्कृष्ट का एक अत्याधुनिक केंद्र स्थापित करेगी। उत्कृष्ट मतलब आपका जितना भी हो सकता है कि आपका बिजनेस फील्ड को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है, ताकि आपका इनकम सोर्स, आपके गवर्नमेंट का इनकम सोर्स बढ़े। इनकम सोर्स बढ़ेगा तो तभी वे हमारे लिए काम करेंगे, आपके राज्य के लिए काम करेंगे, आपके राज्य की स्थिति सुधारेंगे। वही चीज़ है, टैक्सेशन बढ़ेगा। आप टैक्स दोगे तो आपके वो टैक्स आपका ही रिटर्न होगा। ये चीज़ें हैं, हर 5 साल में ये लागू की जाती है। ठीक है, आपको ये देखना है। और हाँ, ये चीज़ देख लेना कि देश का सबसे बड़ा अगर ये सेंटर बनेगा, मैं बताया 100, तो वो आपका लखनऊ में आपका देश का सबसे बड़ा सेंटर बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद आपका अगला, ये थोड़े से जूम कर रखिए। वैसे ये है नेकरा समान योजना। ठीक है, ये नेकरा समान योजना है। ठीक, ये आपकी किसने चलाई है, ये सवाल पूछ सकता है। ठीक है, नेकरा समान योजना आपकी ये किसके, ये आपकी कर्नाटक सरकार है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने आपके चलाया है। कर्नाटक गवर्नमेंट के सीएम आपके, उन्होंने ये चलाई, योजना चलाई है। और जो ये योजना चलाई गई है, ये योजना किसी और के लिए नहीं, आपके जो हाथ के दस्तकार होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं बुनकर, कपड़ा बुनने वाले। ठीक है, आपके बुनकरों के लिए, ठीक, आपके बुनकरों के लिए इन्होंने ये योजना चलाई है, आपके कर्नाटक सरकार ने। बस आपको याद रखना है, कर्नाटक सरकार ने बुनकरों के लिए ये योजना चलाई है। इसी तरीके से कर्नाटक सरकार ने नॉर्मली इसमें क्या है, इसमें बुनकर में आपके क्या क्या चीज़ें आएंगी, रेशम, कपास, सूती वस्त्र, सूती हथकार, मतलब जो भी आपका हाथ से काम करने वाले, कपड़ों से संबंधित हाथ से काम करने वाले भी थे, उनको मदद देने के लिए, उनको लोन देने के लिए, अगर किसी को भुगतान चाहिए, पैसे चाहिए, वो चीज़, ताकि वो अपना काम अच्छे से विकसित कर सके, उस चीज़ को बढ़ावा दे सके। अब इसी चीज़ को, हथकारिता को आप बढ़ावा देने के लिए अभी कर्नाटक सरकार ने आपके एक शिपिंग वेबसाइट है, शिपिंग प्लेटफॉर्म है फ्लिपकार्ट से भी आपका समझौता किया है। इसी दौरान, ये योजना के दौरान फ्लिपकार्ट से भी समझौता किया है कि फ्लिपकार्ट जो बढ़ावा देगा कर्नाटक के जो शिल्प है, आपके स्थानीय कला है, वहाँ के मूर्ति वूर्ति, जितने भी आपके कपड़ा वपड़ा है, उन सारों को बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म देगा सभी कारीगरों को, ताकि आपका क्या हो, उस चीज़ को, संस्कृति को बढ़ावा मिले कर्नाटक की। ये ठीक है। अब जो ये आता है, आपको ये थोड़ा आपको जरूर याद करना पड़ेगा। ये एक बुक का नाम है, बस इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। गेटिंग कॉम्पिटिटिव, ए पर्टिकुलरली गाइड फॉर इंडिया। मतलब आपकी जो एक आर सी भार्गव नाम के आपके मारुति सुजुकी के अध्यक्ष हैं, जो वहाँ के CEO MD हैं। ठीक है, आपके अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन है, हेड पर्सन है, चेयरमैन है, उनकी एक बुक है ये। उन्होंने बुक लिखी है, उन्होंने अपने इसके बारे में, करियर के बारे में लिखी है कि तो भाई भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में किस टाइप से होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा का कैसा होना चाहिए, ये आपका लिखा है। मारुति सुजुकी के अध्यक्ष की एक बुक है। ठीक, इसके बाद आपका आता है ड्वेन जॉनसन। ये आपका नाम भी है, लास्ट ईयर इनके बारे में एक सवाल आया था, ड्वेन जॉनसन, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं द रॉक। आपने भी इनकी हाल ही में एक मूवी आई थी जुमांजी द नेक्स्ट लेवल, उस मूवी में आपने देखा होगा, या किसी को नाम इनका याद ना हो, रॉक जो रेसलर था WWE, आप देखते होंगे। ठीक है, तो उसमें भी थे द रॉक, यही है। तो इनके बारे में कभी हाल ही में रिपोर्ट आई है कि इंस्टाग्राम पर कमाई करने वाला सबसे बड़ा सेलिब्रिटी बन गए हैं ये। ठीक है, इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले और सबसे ज़्यादा फॉलोवर वाले भी ये सेलिब्रिटी हैं। ठीक है, इनके जो एक वो आती है होपर HQ। ठीक है, होपर HQ नाम की एक संस्था है, सोशल मीडिया मार्केटिंग फर्म है। ठीक है, इसने ये सर्वे किया और सर्वे में यही पाया कि सबसे ज़्यादा जो पैसे कमाए जाते हैं किसके,
इंस्टाग्राम से, वो सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाला इंसान है ड्वेन जॉनसन। लास्ट ईयर आपको ये भी पता होगा कि फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी की थी वर्ल्ड की, उसमें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एक्टर भी यही थे। इसमें सबसे ज़्यादा पेड सेलिब एक्टर आपके यही हैं। और इनका ये है कि इनका नॉर्मली कहा जाता है कि जो अगर ये इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालते हैं, इनके पहले तो 189 मिलियन इनके फॉलोवर्स हैं, ठीक है। 189 के मतलब 18 करोड़ से ज़्यादा इनके फॉलोवर्स हैं। अब इनके जो, अगर ये एक पोस्ट, अगर मैं बता रहा हूँ, अगर ये एक पोस्ट डालते हैं, एक इनके एक पोस्ट की वैल्यू इन्हें लगभग बताया जाता है कि एक ये 10,15,000 डॉलर, ठीक है। ये आपका US डॉलर में है, ठीक है। 10,15,000 डॉलर आपको इनके एक पोस्ट के मिलते हैं, जो लगभग अगर राउंड फिगर में लगाया जाए तो लगभग ये 7.5 करोड़ रुपए बैठते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले इस वजह से भी हैं। जो इन्होंने अभी हाल में जो इन्होंने पछाड़ा है वो काइली जेनर को इन्होंने पछाड़ा था। तो इस समय ड्वेन जॉनसन आपके सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी भी हैं इंस्टाग्राम पर और वैसे भी, ठीक। अब आपका ये सेल्फ स्कैन, जैसा आपको मैंने आपको अभी पीछे चल रही थी जिसमें आपको मैंने बताया था कि आपका कैम स्कैनर, ठीक है, कैम स्कैनर आपका बैन हो चुका है। चाइनीज़ ऐप था, इस वजह से भी बैन हो चुका है। तो अब उस चीज़ से हमारे भारतीय मार्केट को, भारतीय इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी फ़ायदा हुआ है, होने लग रहा है। तो उस चीज़ में आपका क्या हुआ है, जो मैं भी इसी चीज़ को इस्तेमाल कर आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आप देख सकते हो, ऊपर आ रहा होगा, ठीक है, सेल्फ स्कैन। तो आपकी वेस्ट बंगाल के आपके जो मंत्रालय है, ठीक है, वेस्ट बंगाल मंत्रालय का आपका कौन सा है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग है, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर हो गया जो आपका है, उसने एक नया ऐप बनाया, नए ऐप की ओर वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी ने उसका लॉन्च किया है, CR स्कैन, जो आपकी वही कैम स्कैनर की तरह ही है। तो सवाल पूछता है कि हाल ही में कैम स्कैन सेल्फ स्कैन नाम की ऐप किसने लॉन्च की, वेस्ट बंगाल के उसकी ने की लॉन्च की है। अब ये आपके छोटे छोटे सवाल हैं, जैसे किस देश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हाट ये ऑनलाइन मेला लॉन्च किया है, वो बांग्लादेश ने किया है। बांग्लादेश आपके वही हमारा पड़ोसी देश। इसके बाद कॉम्पैक्ट एक्सेल सिस्टम, जो आपकी कंपनी है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन, पूरा नाम इसका ये है, माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन आपकी इस कंपनी है। इसने कोविड के लिए एक ये सिस्टम लॉन्च किया है। इस सिस्टम लॉन्च में क्या है कि जो आपका कोविड की जांच होती है, कोविड के लिए लगभग 32 टेस्ट होते हैं, छोटे छोटे में सब मिला के, उन सभी 32 टेस्ट को एक साथ करने की इसमें एक्सेल एक सिस्टम बनाया। इसमें आपके सभी तरीके के आपके टेस्ट होंगे, बस आपको ये लिखना है कॉम्पैक्ट एक्सेल सिस्टम मोबाइल ने कोविड के लिए बनाया, कोविड टेस्टिंग के लिए अगर आप लिख सकते हो तो यहाँ टेस्टिंग और लिख लेना, टेस्टिंग के लिए बनाया है आपका, ठीक। और इसका कुछ नहीं है कि इसका जो ये नॉर्मली है मोबाइल लैब है, मोबाइल लैब कह रहा हूँ, माई लैब है, ये आपकी एक मुंबई की कंपनी है, वो महाराष्ट्र कंपनी है। वैसे इसका हेडक्वार्टर आपका पुणे में है, ठीक। ये चीज़ें इसके, ये सवाल थोड़ा इम्पोर्टेंस है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, इसे ध्यान से देखना कि भारत में सबसे बड़ी तितली का तमगा, मुझे एक तितली मिली है भारत के, कहाँ मिली है भारत में, वो तितली आपकी उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला। मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले जब करंट पढ़ा रहा था कि नेपाल में और भारत में कुछ जगह को लेकर झगड़ा चल रहा है, तो वो पिथौरागढ़ जिला ही था, आपको याद होगा। तो पिथौरागढ़ जिले के दीदी हाट एक कस्बा है, दीदी हाट कस्बे में एक भारत की सबसे बड़ी क्या मिली है, तितली मिली है, जिसका नाम है गोल्डन बर्ड विंग, जिसके पंखों की लंबाई ठीक कितनी है, 194 मिलीमीटर लंबे उसके पंख हैं, सबसे बड़ी है, तो आपको ये याद रखना है। और अगर बात ये तो मादा मिली है, और इसके लिए 106 मीटर, अगर नर पूछा जाए
तो नर आपका कहाँ है, आपका शिलोंग, शिलोंग आपका कहाँ है, शिलोंग मेघालय है। मेघालय के वानखर, वानखर तितली संग्रहालय में आपका, वहाँ आपको वो आपका इसका जोड़ीदार मिल जाएगा। ठीक, ये आप, ये हो गया असीम। ठीक है, असीम ऐप हो गया जो हमारा कौशल मंत्रालय है, इसने स्टार्ट किया। आप इसके बारे में इसमें पढ़ सकते हैं, अगर नहीं आए तो अब कुछ जो पॉइंट है आप इन्हें पढ़ कर आराम से खुद कर सकते हैं। जैसे देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना का नाम दर्ज किसको किया गया है, नादौन, नादौन को आपका सबसे थाना किया गया है। ठीक है, आपको जो ये बचा कुचा है ये मैं आपको PDF में दे दूंगा। जो आप छोटे से जनसंख्या दिवस है, जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस के लिए ये आपकी वो हो गई, थीम क्या होगी, इस साल थीम क्या रखी गई है कि इसमें कोविड को मद्देनजर, कोविड के बेस में, कोविड पर ब्रेक लगाते हुए कि महिलाओं और औरतों की स्थिति को सुधार करने का वो बताया गया है इसमें। ठीक है, एक अमेजोनी क्या अमेजोनिया ऐप वो हो गया 1, ये एक सैटेलाइट है, ब्राज़ील का सैटेलाइट है जो इसरो लॉन्च करेगा। आपका लास्ट ईयर ब्राज़ील में आग लग गई थी और तो उस वजह से और कुछ जंगल में कटाई को, अवैध कटाई को रोकने के लिए, देख रेख के लिए उसको ये लॉन्च किया गया है। ये बोइंग आपका जो हेलीकॉप्टर भारत को आएंगे। ठीक है, जो ये कुछ चीज़ें हैं, चलो आपको जितनी भी है आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और बाकी अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं जैसा भी होगा। अब मुझे बस आप ये बता देना कि मैं अब इसी तरीके से आपको पढ़ाऊँ या वही आपको लिख के बताऊँ, जैसा आपको पहले लिख के समझा रहा था वही अच्छा है, या इस तरीके से ताकि आपको नोट डाउन भी कर सको अच्छे से। तो उस चीज़ का मुझे आप बता देना प्लीज़। ठीक है, चलो आप सभी से लेता हूँ विदा, राम राम सभी को।